धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आज बात करेंगे फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर। जिस तरीके की राजनीतिक हलचल, घटनाक्रम सामने आ रहा है ब्रिटेन, पुर्तगाल से और अमेरिका के अंदर, ट्रंप ने जो बिसात बिछा दी है उसके खिलाफ, उसको लेकर, क्योंकि एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी, के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहले बात राजनाथ सिंह की कर लेते हैं। कहने को तो वो रक्षा मंत्री हैं, पिछली बार 2014 से 2019 के बीच वो गृह मंत्री हुआ करते थे, लेकिन लोग उनको निंदा मंत्री के तौर पर ज्यादा जानते हैं। लेकिन यहां चर्चा उनकी जो मैं करने जा रहा हूं वो इसलिए कि वो दौरे वोरे तो करते नहीं है ज्यादा, लेकिन अब मोरक्को जा रहे हैं 2 दिन के लिए। ये गरीब सा मुल्क है, पहले ही वहां पे सूखा है और वहां के हालात खराब हैं। क्या ले आएंगे वहां से भारत के लिए? मोरक्को में जाने के लिए अपने स्तर पर यह इतिहास बना रहे हैं, कोई रक्षा मंत्री मोरक्को जा रहा है भारत का। लेकिन मुद्दा महत्वपूर्ण है, मोरक्को कितना गरीब है, वहां की जनता की क्या बदहाली है, सूखा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि वहां का बुर्जुआ वर्ग, यानी जो सत्ताधारी वर्ग है, वो क्या चाहता है और उसको सस्ते दर पे संभवतः कुछ मिल रहा है। और यहां से टाटा एडवांस सिस्टम्स, वहां पे एक नया प्रोडक्शन सिस्टम बनाने जा रहा है, प्रोडक्शन सेंटर बनाने जा रहा है, जिसमें वह एडवांस आर्मर व्हीकल बनाएगा, यानी आर्मी के लिए। तो प्रोबेबली इंडिया का यह पहला अफ्रीका में एक वेंचर है, ज्वाइंट वेंचर मोरक्को के साथ, और वहां से और भी आगे बेचेगा। यदि चल पड़ा तो मोरक्को को भी फायदा होगा, वहां के लोगों को मिलेगा। और मोरक्को अपने आर्मी का थोड़ा सा डेवलपमेंट करना चाहता है, थोड़ा उसका मॉडर्नाइजेशन करना चाहता है, तो उस पे यह बनता है कि भारत जैसे देशों से ले। अभी सीधे के सीधे अमेरिका और इजराइल और दूसरे देशों से नहीं चाहता है नेटो के साथ, तो भारत के साथ चाह रहा है। रशिया भी इस हालत में नहीं है कि हर जगह करे, तो भारत को यह सुनहरा अवसर मिला है। और चीन से कहें तो इस मामले में मोरक्को में आगे हो गया है। लेकिन मुख्य मुद्दा है कि वहां रक्षा उपकरणों का उत्पादन करना, मोरक्को को बेचना, अन्य जगहों को बेचना और फायदा कमाना, और टाटा को इससे फायदा होगा। और इसी के लिए हमारे रक्षा मंत्री भारत के प्रतिनिधि के रूप में कहें, रक्षा मंत्री के रूप में है गए, टाटा के प्रतिनिधि के रूप में गए, वहां गए हुए हैं। जी, 2 सवाल मैं पूछना चाहता था, 2 सवाल थे मेरे, और आपने उनमें से एक का जवाब खुद ही दे दिया कि टाटा के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं या भारत के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं। अगर भारत के प्रतिनिधि के रूप में जाते तो HAL को ठेका दिलवा के लाते, ना कि टाटा को। नहीं, आपने सही कहा। आजकल के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वह ट्रंप हो, पहले बाइडेन हो, इनके जहाज में जो भर भर के जाते हैं, पत्रकार वगैरह कम जाते हैं, उनको किसी दूसरे जहाज से भेजा जाता है, बल्कि वहां के बड़े बड़े पूंजीपतियों को साथ लेके जाते हैं, जैसे यहाँ के अंबानी, अदानी और दूसरे लोग जाते हैं। और वहां पे बिजनेस, बेसिकली इनका बिजनेस सीज होता है वर्ल्ड मार्केट में अपना आधिपत्य जमाने के लिए। जैसे हाल फिलहाल में ट्रंप अभी जो इंग्लैंड गए थे, वहां से वापस आने के बाद से वहां के न्यूज़पेपर ने लिखा था कि चलो भाई, राहत की सांस लेने का मौका मिला। जब तक ट्रंप थे ना, वहां राजा की इज्जत कर रहे थे, ना कुछ कर रहे थे। एक तौर तरीका होता है, मैं भी उस तौर तरीके को नहीं मानता, लेकिन ट्रंप कुछ दिखलाना चाहते थे। राजा के कंधे पे हाथ रख रहे हैं, चल रहे हैं, तो राजा पीछे, वो आगे चले जा रहे हैं ट्रंप। ये सब मतलब एक तरह से राजा की तौहीनी मतलब हो रही है। और अंग्रेज भी खुश नहीं थे। लेकिन मुख्य रूप से जो गए थे कि भाई, हमारा जो व्यापार है इंग्लैंड में फैल रहा है, तुम उसमें कहां कहां रोक लगा रहे हो, कैसे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इसके लिए गए थे। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि राजनाथ सिंह को भी आदेश दिया गया है, जाने के लिए गए हैं, और इन्होंने से बखूबी पूरा किया। जी, आपने एक शब्द बोला कि अंग्रेज, तो अंग्रेज क्या क्या सिर्फ हम इंग्लैंड के लोगों को कहेंगे सर? स्वतंत्रता के पहले और बाद चूंकि हम कहते थे, वास्तव में वो है नहीं। आपने सही प्रश्न उठाया। अंग्रेज मतलब जहां भी वह व्हाइट कलर के लोग हैं, खासकर जो 5 आइज, यानी US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो पाए जाते हैं। और एक तरह से जो अंग्रेज बहुत जमाने, कई
पूर्वज पहले से जाके दक्षिण अफ्रीका में बस गए हैं, वह अफ्रीकी की तरह बोलते हैं। उनका अंग्रेजी वैसा नहीं है, बल्कि हमसे भी गया गुजरा है बेचारों का प्रोनाउंसिएशन। गया गुजरा ना कहें, मतलब वो सीखा उन्होंने, तो उनको हम लोग संभवतः अंग्रेज नहीं कहते हैं। चलिए खैर, अंग्रेज जो है, वैसे हम क्योंकि भारत से हैं, फिरंगी अंग्रेज ये जो है हम इंग्लैंड बरतानिया वालों को ज्यादा कहते हैं। एक खबर और है सर, क्योंकि मोरक्को में जब सूखा पड़ा तो वहां पे जानवरों की किल्लत होगी। जब फसल पैदा नहीं होगी तो जानवर अगर ज्यादा काटे जाएंगे तो वहां की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। अब एक खबर छपी कि देखो मोरक्को में गाय के काटने पर, गाय के जो है हत्या पर पाबंदी लगा दी गई है। अब वहां पे राजनाथ सिंह गए हैं, क्या इसको यहां फिर मुद्दा बनाया जाएगा? और इसी के साथ जोड़ के इजराइल में तो खुलेआम किया जा रहा है गाय का वध, वहां पे तो खा रहे हैं वो गौमांस, उनसे तो खूब दोस्ती बढ़ा रहे हैं ये लोग। जहां तक मुझे हल्का सा याद है, पूरा याद नहीं, जहां तक मोरक्को में या ऐसे ऐसे देशों में जहां अकाल पड़ता है, जानवर मरते हैं, वहां पे रोक इसलिए लगाया जाता है ताकि प्रजनन प्रक्रिया आगे बढ़े। खास महीनों में भारत में ऐसे मछली नहीं खाते, इसलिए नहीं कि मछली भगवान है, इसलिए कुछ समय प्रजनन की चीज होती थी, वह चीज अब पुरानी पड़ गई। मोरक्को के लिए नया चीज है कि भाई वहां और भी ऐसे बढ़े, गाय भैंस सुअर मुर्गे जितने भी हैं, ताकि वो बढ़े, हमें बाहर से ना लाने जाए। और इस चीज को यहाँ का गोदी मीडिया करे ना करे, सोशल मीडिया पर जो आपने कहा इसको उछाला जा सकता है, बात अलग है, लेकिन यह संयोग है राजनाथ सिंह इसके लिए नहीं गए हैं। हो सकता है दिखाने के लिए वहां के पत्रकार वहीं पे हमारे कुछ पूछ ले तो इस पर कुछ जवाब दे देंगे। जी, अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अब आपके सामने जो अपडेट्स मैं रखने जा रहा हूं वो है भारत और पाकिस्तान से जुड़े हुए। आज फिर से एक बार भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। रेफरी वही है जिसने पिछली बार भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आपस में हाथ मिलाने से या उनके हाथ मिलवाने की प्रक्रिया को रोक दिया था। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद वो फिर भी मैच में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने नहीं की है। अब जो मैच हो रहा है पिछली बार की तरह हंगामा नहीं दिख रहा है सर, इतनी शांति क्यों है? अब एक बार हो गया तो इतनी जल्दी जल्दी क्या करें। वैसे जहां तक दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच की बात है, वह शायद 2012-13 से नहीं हुआ है डायरेक्ट। वो वही होता है जहां 4-5 या दूसरे देश के सभी आते हैं, एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, उस तरह की चीज में। वैसे बाय द वे मैं क्रिकेट मैच अब नहीं देखता हूं, पहले बहुत इसका मैं भी क्रेजी था। जहां तक ये अंपायर की बात है, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि पाकिस्तान ने शिकायत की थी कि एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है, स्पोर्ट्समैनशिप जो होता है, हाथ मिलाने की बात वगैरह जो भारत ने नहीं किया था, उसके खिलाफ गए थे। उन्होंने उसको झाड़ दिया कि मर्जी उनकी, हाथ मिलाए ना मिलाए। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि जहां अंतर्राष्ट्रीय बड़े स्तर पर चीजें हो रही है, वहां पे व्यापार एक अपना चीज रखता है और स्पोर्ट्स के कंधों से पॉलिटिक्स भेजते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहां पे फुलझड़ी जलाओ, यदि वो चीन का है तो हंगामा करते हैं, जबकि चीन हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है और हम निगेटिव, यानी हमारे यहां से एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है। तो वह सब चीजें दिखावे के लिए है। और जहां तक तथाकथित रूप से भक्त या ज्यादा कहें कि जो देशवादी लोग हैं, जिन्हें यह नहीं पता है कि राष्ट्र प्रेम क्या चीज है वास्तव में, और इसके आधार पर किस तरह से उनके राजनीतिज्ञ या यहां तक कि धार्मिक और सांस्कृतिक नेता उनका उल्लू बनाते हैं और वो उनके नेता बन जाते हैं, यह ना समझने के कारण, तो यह भी उसी तरह का मुद्दा है। और भारत पाकिस्तान दोनों देशों के राज्याध्यक्षों को, उनके पार्टियों को बड़ा अच्छा यह मिला है कि बिना लड़े लड़ाए जनता को मूर्ख बनाए। जी, एक रिपोर्ट छपी है सोशल मीडिया पे, मैं चाहता हूं आपका उस पर एक कमेंट आए। उसमें लोग कह रहे हैं कि हमारा एक भी पड़ोसी पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, या एक भी सहयोगी, एक भी दोस्त ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान के हैं। चाइना उसके साथ अड़के खड़ा हुआ है, सऊदी अरब ने उसके साथ किस तरीके का समझौता कर लिया है, अजरबैजान हो, तुर्की हो, तो हमारे क्यों नहीं है ऐसे सहयोगी या दोस्त? हमारे दोस्त तो ऐसे हैं कि बस मोड़ी मोड़ी करते हैं और हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा देते हैं, हमारे लोगों को हथकड़ियां पहना के यहाँ पे भेज देते हैं, बेड़ियां पहना के भेज देते हैं, या हमारे ऊपर H1B वीजा के नाम पर $1 लाख ठोक देते हैं। नहीं, ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इसकी चर्चा पहले भी की है। हमारी विदेश नीति पहले पूरे विश्व में हमने अपने पड़ोसियों के कंधे पर सवार होकर उनको लात मार के पीछे करके हम आगे बढ़े हैं। अब जहां तक अभी पड़ोसियों की स्थिति है, श्रीलंका बाय एंड लार्ज न्यूट्रल एक पोजीशन बनाता है, अच्छी बात है, हमारे उससे बुरे संबंध नहीं है। नेपाल में जो नए प्रधानमंत्री बनी है वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो देखने की बात है, और यदि वास्तव में वो हमारे साथ यदि आते हैं तो बहुत जल्दी ही पता चलेगा। लेकिन
अभी हमारी विदेश नीति का ये लफड़ा हो गया है कि पहले हम अमेरिका को गाइल देते थे, तो यहाँ के जो आरएसएस के बंदे थे हमें गाइल देते थे, वह आधार खत्म हो गया। आज सुबह सुबह एक मित्र से बात हो रही थी, कह रहे नहीं हम अमेरिका का कहाँ गुण गाते थे पहले। मतलब खुलेआम वो है, वो ट्रंप की मूर्तियां बना रहे थे, वो खुद कहते हैं कुछ पागल लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी विदेश नीति जो है हमारी देश की उस नीति के आधार पर बनती है जहां कुछ चंद पूंजीपतियों के लाभ के लिए काम किया जाता है और बाकी जनता के बीच में धर्म और जाति का आधार पर तोड़फोड़ किया जाता है। और इसी कारण हमारी विदेश नीति जो है वह एक तरह से कहें तो डगमगा गई है और सही रास्ता नहीं दिखा रही है। जी, ऊपर वाला खैर करे। नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है, बड़ी खबर आ रही है कि शाम को 5 बजे वो लाइव आएंगे। अब वो 8 बजे की जगह 5 बजे क्यों लाइव आ रहे हैं? 8 बजे वो बहुत दिनों से लाइव भी नहीं आए हैं, पता नहीं क्या होगा। खैर, डर का माहौल, दहशत का माहौल पूरे देश में देखा जा सकता है, पर जब हमारा बुलेटिन आपके सामने पहुंच रहा होगा, हो सकता है उनका वो संबोधन आ चुका हो। इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि हम ये लोग रिकॉर्ड पहले कर लेते हैं, बाद में आपके सामने पहुंचता है। रूस यूक्रेन से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। क्या वाकई में रूस ने ऐसा साइबर अटैक कर दिया सर कल, जिससे पूरे यूरोप के हवाई अड्डों का यातायात जो है ठप होकर रह गया? रूस ने किया ये सब? आपने कल या परसों बड़ा अच्छा एक सवाल किया था कि जो पोलैंड में हुआ, एस्टोनिया में हुआ, यहां रोमानिया वगैरह में जो हो रहा है, क्या यह संयोग मात्र है? या आपके सवाल से यह था कि यह संयोग मात्र नहीं है, जानबूझकर नेटो जो है सो अपने सैनिक ला रहे हैं, यूक्रेन में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने जो ही जवाब दिया वो बात अलग है। और अभी साइबर अटैक यदि हुआ है तो उसके ऊपर रूस को जबरदस्ती लाया जा रहा है कि रशिया ने किया है। करने के लिए यदि सक्षम कहें तो चाइना बहुत सक्षम है, या ऐसे प्राइवेट कई कंपनीज हैं या हैकर्स हैं जो कि क्षणिक रूप से कुछ समय के लिए कर सकते हैं। बड़े पावरफुल ग्रुप ऐसे काम करते हैं पूरे यूरोप में, और कोई ठिकाना नहीं। यहां पे ये भले ही लगे कि षड्यंत्रकारी नीति है कि यूरोपियन यूनियन, खासकर MI6 जो इंग्लैंड का है, या मोसाद, सबको पता है मोसाद क्या, CIA ने जानबूझकर यह किया हो ताकि रूस के ऊपर और दबाव डाले। हाँ, जो साइबर अटैक हुआ उसके कारण बहुत सारे हीथ्रो, ये वो जर्मनी फ्रांस के एयरपोर्ट पे थोड़ी अफरा तफरी मची, लेकिन वो कंट्रोल में आ गया है। तो एक तो वह मुद्दा बनता है। वैसे इसका कारण यह है कि रशिया का आक्रमण, खासकर जो जमीन पर हो रहा है, वह तो पता है, दिख रहा है कि रशिया हर क्षेत्र पर आगे बढ़ रहा है। उसके जो UAVs यानी ड्रोन्स आ रहे हैं, पहले 70-80, कभी कभी 100 होता था, तो पूरे दुनिया भर के अखबार में आता था, मीडिया में आता था, खासकर पाश्चात्य में देशों में, कि रूस ने बड़ा जबरदस्त आक्रमण किया है पूरे यूक्रेन पर। कुछ समय पहले तक, अभी 3-4 हफ्ते पहले 100 से बढ़ के 200-300 हो गया, और अभी कल जो है सो कि 500 के आसपास ड्रोन्स, 40 मिसाइल्स। मतलब उस तरह की हालत हो गई है जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के लुफ्टवाफ्ट जो थे और उसके जहाज जो थे, वह लंदन के हर सिविलियन क्षेत्र पे जहां देखो दिन रात बमबारी कर रहे थे। और लंदन की जहां तो उन्होंने कहा था कि यदि इस आक्रमण से बच गए तो हम जीत जाएंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा यही है, तो वो हालत यूक्रेन की होगी। यूक्रेन कहीं जीतता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हर तरह से डाइवर्शन करने के लिए। और ईस्टर्न यूरोप में, यानी जो एक्स USSR के कंट्रीज है, अभी CIS के पार्ट हो ना हो, ये सारे जितने हैं, उस सब में एक माहौल बनाया जा रहा है जनता के साथ साथ कि भाई रशिया जो है सो आ रहा है, जो पहले USSR के साथ नहीं था, अब रशिया आ रहा है। और यह जो है जानबूझ के प्रोपेगेंडा को बढ़ाया जा रहा है, संभवतः ग्राउंड रियलिटी भी उसके लिए तैयार किया जा रहा है। जी, क्या इसी सब माहौल के चलते अमेरिका जाकर फिर से ट्रंप से मिलने वाला है ज़ेलेंस्की, या UNJ की मीटिंग में जाना ही है? ये तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि ट्रंप से मुलाकात करेंगे। माहौल तो बना ही जा रहा है। यह 80वां मतलब 80th एनिवर्सरी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, और इसमें बहुत सारे देश के लोग, पता नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और यह बहुत जबरदस्त माहौल होगा जिसमें सैकड़ों मतलब जाने पहचाने बड़े बड़े चेहरे होंगे, और उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे ट्रंप, चूंकि वह न्यूयॉर्क में हो रहा है। और इसी के चक्कर में वहां से कई महत्वपूर्ण लोगों से मिलने की बात इन्होंने इनविटेशन दिया है, जिसमें जेलेंस्की नंबर 1 है। जेलेंस्की बताने की कोशिश करेंगे भाई आपका तो फायदा हो ही रहा है, अब आप मुफ्त हमें नहीं दे रहे हैं, नेटो और यूरोपियन यूनियन, जापान और साउथ कोरिया सब दे रहा है, हमें और लॉन्ग रेंज की मिसाइल दे। बीच बीच में आता है कि कुछ खास तरह के सरफेस टू एयर मिसाइल्स वगैरह अमेरिका जो है उतना प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं हो रहा,
बेसिकली जो कष्ट होता है पूंजीवादी व्यवस्था को कि प्रोडक्शन बहुत करते, बिक्री नहीं होता है। यहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो नंबर वन तो ये है। दूसरे में वैसे भी आएंगे जहां चर्चा करनी है, इजराइल हो दूसरे देश हो, ये सारी चीजें हैं। क्या तो पुतिन इसमें भी जाएंगे सर? क्या पुतिन भी जाएंगे? नहीं, पुतिन संभवतः नहीं जाएंगे। राष्ट्र उनके विदेश मंत्री संभवतः जाएंगे, वही करते हैं क्योंकि इनके खिलाफ आईसीसी का वारंट है, इसलिए नहीं जाएंगे किसी इस तरह के उहापोह में या किसी और तमाशा बनने के लिए। शी जा रहे हैं ये मुझे पता है, अनलेस से कुछ और हो जाए। चलिए देखते हैं हंगरी जो है वो किस पर और क्या प्रतिबंध लगवाना चाहता है। हंगरी का दो चेहरा बड़ा जबरदस्त है। एक तरफ तो रशिया के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है, रशिया के खिलाफ कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहता है क्योंकि वहां से तेल इसको बड़े सस्ते दर पर मिलता है। रशिया भी इससे खुश है, जैसे भारत और रशिया के संबंध है उसी तरह से। दूसरी तरफ हंगरी, देखा होगा आपने कि जो 10-12 देश आते हैं जो इजराइल, माफ कीजिएगा, जो पैलेस्टीन को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के खिलाफ वोट देते हैं अमेरिका के साथ, उसमें हंगरी भी एक है। और हंगरी का यह एक कांस्टेंट वो रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली वह पैलेस्टीन के खिलाफ और इजराइल के साथ रहा है। नेतान्याहू हंगरी भी गए उनके बुलाने पर, ये सब करते रहे। अभी जो है कुछ समय पहले ट्रंप ने कहा था कि एंटी फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं वो सबसे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सबको टेररिस्ट, जो इनको नहीं पसंद है सबको टेररिस्ट कर रहे हैं। यहां भी बीजेपी कभी कभी कांग्रेस को टेररिस्ट या एंटी हिंदू, एंटी इंडिया कहते हैं, वहां वो डेमोक्रेट्स को कह देते हैं। तो यहां पर जहां तक बात है, यह भी अब कह रहे हैं कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यहां पे वो ट्रंप के साथ हो रहे हैं कि एंटी फासिस्ट होना चाहिए, और यूरोपियन यूनियन के जो पॉलिटिकल लीडर उनके पास चिट्ठी भेजते हैं कि जितने भी एंटी फासिस्ट उनके खिलाफ हो आप कार्रवाई कीजिए, उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कीजिए। जबकि एंटी फासिस्ट करके कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये जमा होते हैं, और जो प्रो नाजीज, ध्यान रखिए, जो प्रो नाजीज, ठीक है, एक्सट्रीम राइट वालों का एंटी, ये जो विस्थापित लोग आते हैं, रिफ्यूजीज, वो जब चलता है तो उसके खिलाफ ये लोग नारा करते हैं। ठीक है। ये लोग अच्छी चीज कर रहे हैं। नीदरलैंड में जो हुआ, पुलिस ने जनता पर पानी की बौछारें चलाई, आंसू गैस चलाई। क्यों चलाई? जनता को ऐसी क्या जरूरत पड़ी वो सड़कों पर ऐसे निकल आई? ये लोगों को, नीदरलैंड तो अगले महीने चुनाव हो रहा है, तो एक्सट्रीम राइटिस्ट वो दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी इज्जत खत्म हो रही है, वहां से रेपिस्ट आ रहे हैं, तुम्हारी औरतें सुरक्षित नहीं है, हर जगह किया जाता है। और इसलिए इन्होंने लगाया था, और डंडा तो नहीं चला, वाटर कैनन हुआ, अश्रु गैस छोड़े गए, और एंटी फासिस्ट लोगों ने भी कुछ वहां उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। सब मिला के एक्सट्रीम राइटिस्ट को या राइट विंग को एक बल मिला, उनको उनके जीवन को जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मिला। और हंगरी चाहता है कि ऐसे एंटी फासिस्ट सो कॉल्ड, मतलब जो है, ये लोग वास्तव में एंटी फासिस्ट उस ढंग के नहीं जिस ढंग का चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं, और हंगरी चाहता है कि इनको बंद किया जाए। जी, ट्रंप महान से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे गाजा से जुड़ी खबरों की तरफ, क्योंकि आज वही बड़ा मुद्दा है। अगर प्यार से बगराम हवाई अड्डा नहीं दिया ना तो जबरदस्ती छीन लेंगे। सवाल यह है मेरा, क्या वाकई में ट्रंप में इतनी हिम्मत है कि वह अफगानिस्तान में घुसकर इस हवाई अड्डे पर कब्जा कर ले? और दूसरा ये जो कहा जा रहा है कि इससे 1 किलोमीटर की दूरी है या चंद किलोमीटर की दूरी है जहां पे चाइना परमाणु हथियारों का परीक्षण करता है, इसलिए ट्रंप इस जो है हवाई अड्डे को कब्जाना चाहते हैं ताकि चाइना पे नजर रख पाए। इन दोनों मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? जहां तक उसके बगल में उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, केवल एक्सपेरिमेंट ही नहीं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, एक्सपेरिमेंट जो जहां तक करने की बात है, आजकल लेटेस्ट जो है सो मॉडर्न, वह अंडरग्राउंड, और उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। वो लोग थोड़े दूर दराज के इलाके में लेबोरेटरी बनाते हैं ताकि कोई भी रेडिएशन बाहर ना आए, और उसमें खास खास तरह सब, तो एआई भी उसमें प्रवेश कर चुका होगा, और इसलिए वो उसमें कर सकते हैं क्या है क्या नहीं, वो महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। और जहां तक इसकी बात है, 20 साल से उन्होंने इसको बनाया है। ट्रंप का कहना है कि हमने इसको बनाया, यूएसए ने बनाया, हमारा पैसा लगा है, इसलिए हमारा होना चाहिए। वैसे ही जैसे फ्रांसीसी जब किसी भी अपने एक्स कॉलोनी कंट्रीज में कुछ काम करते थे, अफ्रीका के जहां भी है, जैसे मान लीजिए एक टावर खड़ा किया जिससे कि आप मोबाइल से बात करते, ट्रांसमिशन का, जब वहां से हटते हैं, आगे इनको नहीं मिला तो उस टावर को गिरा देते हैं।
ये बड़े ही डैश डैश है, जो भी आपको भरना है भर दीजिए, ये लोग घटिया आदमी है। लेकिन वो कहना है कि बगराम का जो है हमने बनाया है, लेकिन इसके जुमले धीमे धीमे फेल हो रहे हैं। इनका जुमला था कि ग्रीनलैंड पर हम कब्जा कर लेंगे, ले लेंगे, पनामा कैनाल हमने बनाया था वो हमें दे दो, नहीं तो हमारे आने जाने का जो भी पैसा लगता है हम तुमको नहीं देंगे, रशियन यूक्रेनियन वॉर खत्म कर देंगे। बहुत जगह कब्जा करने की बात है, अभी तो चल ही रहा है, गाजा में लड़ाई चल रहा है जिसपे कब्जा करके वहां पे अपने ऐशो आराम की महल और दूसरी चीज बनाना चाहते हैं। अब कुछ नहीं इनको नजर आया तो यहां पे जा रहे हैं। हालांकि इसके साथ साथ अंडरग्राउंड ये है जो कि बाहर आ रहा है, अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच में इकोनॉमिक फ्रंट पे बात हो रहा है, साथ साथ मिलिट्री कोऑपरेशन में क्या है मुझे नहीं पता। क्या जो पहले से छूटे हुए थे, 3-4 साल हो गए जो इक्विपमेंट थे उसके ऊपर ये लोग वापस लेना चाहते, मेरे नजर वो कोई खास काम का नहीं होगा। अब वो जंग लग गए, जो भी हो गया, यदि कुछ चल रहा होगा। नंबर 2, वहां पे छोटा सा ही यदि बेस इनको मिलता है, मिलिट्री बेस में एक टोही रूप में, ताकि वहां से अपने सैटेलाइट का एक समझे कि आप उसका रिसेप्शन बना दे और वहां से दूर दराज के लिए रेडार बना दे, वहां से बैलून या ड्रोन्स, टोही, फाइटर नहीं, बॉम्ब गिरान नहीं करें, तो वहां से चीन और अन्य एशिया और उसे सटे हुए यूरोपियन क्षेत्र में वो करे। ये संभवतः इन लोगों के दिमाग में है, और इकोनॉमी तो है ही है जो इनके अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट है और दूसरे तरह की क्या इतना आसान है तालिबान दे देगा इनको सर? तालिबान को पैसे की जरूरत है, और प्रिजनर ऑफ वॉर के एक्सचेंज की बात हो रही है, तो बहुत सारे कुछ चीज है जहां अमेरिका झुक जाएगा और लॉन्ग टर्म में देख रहा है। तो इसके लिए एक तो इकोनॉमी जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसके लिए, और दूसरा अपना फिर से यहां प्रवेश करने की बात है जी। सही बात है, उसे यहाँ पे एंट्री करनी है। बात करते हैं वेनेजुएला की, जहां पर हर नागरिक को आर्मी ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी हर आदमी को सेना का योद्धा बना दोगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है सर? अभी जो डायरेक्ट आ रहा है, नंबर 1 तो ये वहां के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे ऊपर एक अनडिक्लेयर्ड वॉर है, यानी बिना घोषणा किए हमारे खिलाफ ट्रंप ने आक्रमण युद्ध घोषित कर दिया। हमारे 12 सैनिकों को मार चुके हैं, 3 जहाज पर, 3 नाव पर इन्होंने आक्रमण किया। एक तो ये बनता है, दूसरे कहते हैं कि हम रेसिस्टेंस के रूप में लड़ेंगे, यानी उसे लगता है कि इनकी इतनी सेना, लगता क्या है वास्तव में इनकी सेना इतनी ताकतवर नहीं है कि यदि अमेरिका आक्रमण करे तो ये खुद को आत्मरक्षित कर सके, बचा सके, और दूसरे कोई देश का आके इनको बचा सके, अनलेस कि रूस या चीन आ जाए सीधे के सीधे अपने फौज पहले ही भेज दे, भाई हम भी लड़ने को तैयार है। चीन मान लीजिए वहां 10,000 सैनिक उतार देता, फिर अमेरिका नहीं जरूरत करेगा वहां प्रवेश करने का, लेकिन चीन नहीं करेगा, ये मालूम है। तो ये अभी बेसिक ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट एड करना, बेसिक राइफल्स और रिवॉल्वर करना, कैसे बचे भागे, कैसे वो करें। इस बेसिक को भी मैं ये बता दूं कम से कम एक लाइन में कि यह बेसिक 1 दिन 2 दिन नहीं होता, इसके लिए भी 3 से 6 महीना लगता है। या जो हमारे यहाँ अग्निपथ स्कीम जो बना है, यानी अग्निवीर बन रहे हैं, वो एक तरह से मजाक है। और ये जो कर रहे हैं बेसिकली इनको पॉलिटिकल एक तरह से कहें तो शिक्षा दे रहे हैं। अभी आगे हो सकता है इसको बढ़ाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है वेनेजुएला और साथ साथ अन्य वैसे दक्षिण अमेरिकी देशों के लिए जिनके ऊपर ऐसा खतरा मंडरा रहा है जी। चलिए हम लोग कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। यहाँ जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये कि ब्रिटेन और पुर्तगाल पूर्ण राज्य का दर्जा देने जा रहे हैं, फ्रांस कल देगा। तो क्या वाकई में 23 तारीख को जो होने जा रहा है यूएनजे में वो हो जाएगा, या ट्रंप ने जो नेतन्याहू को अमेरिका बुला लिया है और नेतन्याहू के साथ साथ वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ बैठकर जो व्हाइट हाउस में मीटिंग करने जा रहे हैं वो ऐसा नहीं होने देंगे? आपको क्या लगता है? जहां तक अर्जेंटीना का राष्ट्रपति का है बात है, कोई खास वैल्यू नहीं है। वैसे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को इसलिए बुला रहे हैं कि उनको बहुत बड़े लोन की जरूरत है। उन्होंने जो भी उनकी माली हालत थी अर्जेंटीना की, उसको उन्होंने तकरीबन नेस्तानाबूद कर दिया है। वो मोरक्को से कोई बेहतर नहीं है अभी हालत में, और जनता बहुत जबरदस्त रूप से विरोध कर रही है। तो ट्रंप इसमें मदद करवाएंगे कि भाई तुमको $2 बिलियन या $50 बिलियन जो भी होगा तुमको लोन दिलवा देंगे, और जहां जहां लगेगा वहां अमेरिकन कंपनी जाके अपना काम करेंगे। नेतन्याहू निश्चित रूप से इसी के लिए आ रहे हैं कि भाई ये जो 6-7 देश हैं, चलते चलते अंत में जापान के इन्होंने धकेल दिया, बाहर कर दिया, उसको हम लोग कैसे टैकल करें। और बड़ा महत्वपूर्ण मसला है जिसमें फ्रांस के साथ यूके, पुर्तगाल, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया और माल्टा, लग्जमबर्ग के छोटे मोटे देश हैं जो बाद में आ सकते हैं, स्लोवेनिया भी आ सकता है, सऊदी अरबिया आ सकता है। इनफैक्ट सऊदी अरबिया का तो आगे होना चाहिए था, क्योंकि न्यूयॉर्क
जो डिक्लेरेशन था वो फ्रांस और सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर हुआ था, वह बाद में क्यों करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो 145 देश ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इसका पॉलिटिकल वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, मान्यता देते हैं यूनाइटेड नेशन से, इनको यदि मान्यता मिल जाती है, मेंबर यदि बन जाते हैं, हालांकि वीटो शीटो लगेगा, क्या होगा कहना मुश्किल है। नंबर 2, कहीं ना कहीं से नजर आ रहा है कि पूरे विश्व भर में इजराइल अकेला थकेला पड़ रहा है, इसके बावजूद कि पूरी कोशिश लगा रहे हैं, यूके ऊपर से भले ही दे दे, यूके फ्रांस जर्मनी जो भी कर रहे हैं ऊपर से, इसलिए कि अंदर से वहां का जनता का बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है इनके प्रति, मजबूरी में इनको दिखावे के लिए करना पड़ रहा है। लेकिन अमेरिका अभी इससे पीछे नहीं हटेगा, ना ही इजराइल हटेगा। इजराइल को तो नेतान्याहू ने साफ कह दिया है कि 2 स्टेट में नहीं मानता, और जहां तक वेस्ट बैंक की बात है, वहां पर सब पर फिर से अपने जो सेटलर से बाहर से जो आए हैं उनको बसाया जा रहा है, और वहां के जितने भी पैलेस्टीनियन उनको भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण फिर भी है मेरे नजर में, यह डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल जो काम हो रहा है, जिसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के महबूस अब्बास भी कह रहे हैं कि देर से है लेकिन कुछ हो रहा है। अबे देर से क्या है, तुम्हारी जो पहले की जितने भी पॉलिटिकल या फॉरेन पॉलिसी थी वह कहीं ना कहीं से वह पैलेस्टीन के खिलाफ थी। तुमने गड़बड़ काम किया, तुम स्वतंत्र रूप से नहीं है, तुम वैसे ही करते रहे हो जैसे कि इजिप्ट और दूसरे देश सऊदी अरेबिया के साथ टर्की वगैरह करता रहा। जी, 2 सवाल है यहाँ पे। एक तो ट्रंप ने तो वीजा दिया नहीं महमूद अब्बास को आने के लिए, लेकिन यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कह दिया कि हम आपको वीडियो लिंक के जरिए फिलिस्तीन का पक्ष रखने की इजाजत देंगे, वो करेंगे वो। दूसरा, इससे एक सवाल ये पैदा होता है, पिछले 2 साल से पड़े ही गाजा तबाह हो गया हो सर, लेकिन क्या वाकई में हमास के 7 अक्टूबर के उस हमले और पिछले 2 साल से चली जंग की वजह से ही आज पूरी दुनिया फिलिस्तीन को पड़े ही कागजों पे देने जा रही हो, लेकिन इसका क्रेडिट तो हमास को ही जाता है ना सर? महमूद अब्बास की बात छोड़े, बहुत हमने बातें कर ली हैं, कोई खास नहीं है, कठपुतली है। हाँ, जहां तक हमास की बात है, इसके बावजूद कि उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के कई देशों ने अमेरिका और इजराइल के चलते किया हुआ है, और उसको खत्म करने की इन्होंने प्रतिज्ञा ली है, और बड़ी बेशर्मी और बेरहमी से अमेरिका भी उसको खत्म कर रहा है। याद होगा कि कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका में थे, उनकी लास्ट में चुनाव से जस्ट कुछ समय पहले ट्रंप से मीटिंग हुई थी, उसमें ट्रंप ने कहा था कि मैं सत्ता में आते ही मतलब वो युद्ध रुकवा दूंगा, जंगबंदी करवा दूंगा। वैसा कुछ हुआ नहीं, उसने खुलेआम धोखा दिया। दक्षिणपंथी लोग, दुनिया में एक भी ऐसा नेता नहीं जो अपने कहे के हिसाब से जनता के लिए काम करता है। तो इसमें हमास जो एक पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी जनता की देखभाल करता था, वहां की सारी व्यवस्थाएं चलाता था, हॉस्पिटल, स्कूल और बाकी जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वगैरह थे वो सब कुछ करता था, चुनाव के द्वारा सत्ता में आया था, और उसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई शुरू की। कई बहुत सारे रेसिस्टेंस फोर्सेस है। अभी भी सेंट्रल गाजा में, जहां तक मेरी समझ में आ रही है, लोगों ने दुनिया भर के, जहां तक मीडिया है वो नहीं कर रहे हैं, वहां पे सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में, हो सकता है 3 से 4 हजार तक हमास के लड़ाके अंडरग्राउंड भिन्न भिन्न बिल्डिंग में और छुपे हुए हैं, और कितनी भी आईडीएफ जोर लगा रही है, ये आगे बढ़ने में असमर्थ हो रहे हैं, और मानसिक रूप से बुरी तरह मतलब बीमार हो रहे, पीटीएसडी और दूसरे तरह की चीज हो रही है। बल्कि इन्होंने जुलूस लगाया, नारा लगाया बाहर में कि हम बीमार है, हमें युद्ध पे ना भेजो। तो एकमात्र यदि जाता है तो वह हमास को जाता है, और साथ में थोड़ा थोड़ा जाता है तो जो पहले लड़ा था हिजबुल्लाह, और खासकर हुती जो आज भी लड़े जा रहे हैं। जी, एक आखिरी खबर ले लेते हैं, वक्त का थोड़ा तकाजा है, लेकिन फिर भी वो खबर बनती है, आज ही विवर तक जाए। चार्ली किर्क यानी कि ट्रंप के करीबी, जिनकी हत्या कर दी गई गोली मारकर, आरोप लगा इजराइल पर, अब वो सफाई दे रहा है। इतनी तमाम चीजें होती हैं कि इजराइल ने अमेरिकियों को मार दिया, इजराइल ने ईसाइयों को मार दिया, इजराइल ने चर्च के ऊपर हमला कर दिया, कभी भी अमेरिकी इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं? अमेरिका, खासकर ट्रंप एंड गैंग जो मागा है, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट या सुप्रीमेसिज्म जो है उनका, उसमें इसकी इजाजत नहीं देता। बिल्कुल वो बंद गए खुल के जाल में भी, और खुल का जो खुद का दलदल है उसमें धंस रहे हैं, जितना छटपटाते हैं उसके और अंदर जाते हैं। और इनका एकमात्र लक्ष्य हो गया है कि मिडिल ईस्ट को पूरी तरह हड़प लो, जहां तक संभव है। गाजा तो है ही है, अगल बगल के सियानी जो गोलन हाइट से जो सीरिया में जा रहा है, और यहां तक कि गाजा नहीं, लेबनान, लेबनान और बाकी मिस्र का भी कुछ हिस्सा, जॉर्डन का भी कुछ हिस्सा, स्पेशली इजिप्ट की मैं कहना चाहता था, उस क्षेत्र में
ये नेतान्याहू की एक बार और भी बात करनी है। ये ट्रंप के पास आ रहे हैं, वो कर रहे हैं कि वो डेटा कुछ लेके आए तथाकथित रूप से कि यहां पे इजिप्ट इनके बॉर्डर पे ऐसे आर्म्स अम्यूनिशन ला रहा है जो 1970-71 या जो बाद में जो इनका पैक्ट हुआ था, डेविड कैम्प जो पैक्ट हुआ था वॉशिंगटन में, उसके हिसाब से इनको अलाउड नहीं है। यानी यहां भी वो माहौल बना रहे हैं नेतान्याहू कि इजिप्ट के भी अंदर घुसे और उस जगह पर कब्जा कर लें या फैल रहे हैं। तो चीज एकमात्र वही बनता है और कुछ नहीं बनता है। और जी बस इतना ही कहना काफी है हमारी वक्त का तकाजा है, माफी चाहूंगा सर, नोटिफिकेशन आ चुका है डिस्प्ले पे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जोड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।